So friends, good evening and welcome to this exciting Sabchi Suno program, the monthly program for the month of February 2022. As you know, the Sabchi Suno came in existence about a year before, which gives a unique platform to the all members to speak their points of view on various issues, various topics. For today's program, we have to anchor this program, we have with us our dear colleague Ratna Mehta Madam. I request Ratna Mehta Madam to please take it over and program का संचालन करें. Ratna Mehta Madam, आपका स्वागत है. Yes, sir. Thank you, sir. Good evening, respected Sengupta sir, and my dear MRL friends. Recently, we have been wishing each other Happy New Year. We are still not stopped, and then we see that after February आ गया है, 1st of February, and we have started our new session programs, and the first one is Sabki Suno. Sir has said that it's very interesting, very we will be learning a lot from all the members who are going to speak, because whoever is going to speak on a subject which is very close to their hearts, and we will be learning also something from that, and we will be letting go also of some things. With this, I call upon the first participant, R.K. Modi sir. Hello. Thank you. Hi. Yes, sir. Hello. Yes, Am sir. I audible? Yes, sir. We can hear you. Thank you, Ratna Mehta जी and सेनगुप्ता जी. आज मैं भारतीय संस्कृति की विशेषता पे बात करूंगा. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर संस्कृति है क्या चीज. संस्कृति को ऐसे परिभाषित करने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा है, बट 2-4 लाइन में मैं बताऊंगा. संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम. क्या गुण है, क्या नहीं है, जो समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने की विधि, नियम कानून के रूप में अंतर्निहित होता है. और अक्सर हम लोग सभ्यता संस्कृति में सोचते हैं कि एक ही है, लेकिन दोनों में फर्क है. सभ्यता संस्कृति का अंग है. सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है. संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज, एक परिवार से दूसरे परिवार, एक देश से दूसरे परिवार में बदलती रहती है और भिन्न होती है. भारतीय संस्कृति विश्व इतिहास में कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखती है. इसकी पहली विशेषता जो है, इसकी प्राचीनता है. एंशियंट, वेरी एंशियंट कल्चर. भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है. इसका प्रमाण है, डिस्टर्बेंस है, इसका प्रमाण है सिंधु घाटी की सभ्यता के विवरणों से प्रमाणित हो चुका है कि लगभग 5000 पहले भारत में एक उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था. इसके अलावा हमारे वेद पुराण आदि से भी पता चलता है कि काफी प्राचीनतम संस्कृति है. दूसरी विशेषता इसकी है अमरता. ये अमर है. चीनी संस्कृति के अतिरिक्त पुरानी दुनिया की अन्य सभी संस्कृति, जैसे मेसोपोटामिया के सुमेरियन, असीरियन संस्कृति, बेबीलोनियन संस्कृति, मिस्र, ईरान, यूनान और रोम की संस्कृतियां समय के साथ काल के गराल में समा चुकी है, नष्ट हो गई, किंतु भारतीय संस्कृति आज तक जीवित है. इसकी तीसरी विशेषता है इसका जगत गुरु होना. प्राचीन काल में इस भारत को जगत गुरु कहा जाता था. साइबेरिया से सिंघल, जिसे आज श्रीलंका कहते हैं, तक और मेडागास्कर टापू, ईरान तथा अफगानिस्तान से प्रशांत महासागर के बोर्नियो, बाली के द्वीपों के विशाल भूखंडों पर उसने अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है. इसके चौथी विशेषता है निरंतरता, कंटिन्यूटी. भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हजारों वर्षों के बाद भी यह संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है, जबकि दूसरी संस्कृतियां जो भारतीय संस्कृति के समकक्ष थी, जैसे मिस्र, असीरिया, यूनान और रोम की संस्कृतियां अपने मूल स्वरूप को लगभग विस्मृत कर चुकी हैं. इसकी अगली विशेषता है ग्रहणशीलता. प्राचीन काल में भारत में अनेक विदेशी जातियों का आगमन होता रहा है. कुछ ने यहाँ पर्याप्त समय तक शासन किया है
और भारत में ही बस गए। आर्य, अनार्य, शक, यूनानी, कुषाण, हून तथा पारसी, ब्रिटिश आदि विभिन्न संस्कृतियों के योग से ही भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। ये विभिन्न जातियां भारत के जीवन में घुल मिल गई हैं, मतलब हमारी भारतीय संस्कृति ने उसे आत्मसात कर लिया। उसकी अगली विशेषता है सहिष्णुता, टॉलरेंस। भारतीय संस्कृति जितनी सहिष्णु प्रकृति की है, उसे दीर्घ आयु स्थायित्व प्रदान किया है। संसार की किसी भी संस्कृति में शायद ही इतनी सहनशीलता हो जितनी भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। इसके अलावा है, भारतीय संस्कृति ने आध्यात्मिकता और भौतिकवाद का बड़ा सुंदर समन्वय किया है। भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों का विशिष्ट स्थान रहा है। वस्तुतः इन पुरुषार्थों ने भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय कर दिया है। इसकी अगली विशेषता है विविधता एवं अनेकता। ये तो सभी जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति विविधताओं से उत्पन्न है। इसी कारण भारत में खान पान से लेकर रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाजों में भी भिन्नता दिखाई देती है। भारत की विशेषताएं इस प्रकार मिल गई हैं कि हम उन्हें मूल स्वरूप में उन्हें साफ साफ पहचान नहीं सकते। इसे कहा गया है, हम एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं, परंतु हम अपनी विविधता के कारण और भी शक्तिशाली हैं। इसके अलावा भी, लेकिन फिर भी अभी अपनी विशेषताओं के कारण भारतीय संस्कृति अभी भी विश्व में। धन्यवाद। हेलो हेलो, धन्यवाद। हाँ, मोदी जी, आपके लास्ट फ्यू मिनट्स के जो स्पीचेस वी कुडंट हियर प्रॉपरली बिकॉज ऑफ सम वाईफाई कनेक्शन, बट फिर भी आई एम वेरी पुअर इन हाँ कुछ है, बट what I want to say is that I am very poor in Hindi, but what I could understand from your things is that Indian culture is the most ancient culture and it is one of the best because it is an amalgamation of many cultures, as you said. Very nicely said, sir. Very nicely said. Very nice. So I would like to call the next participant, Anand Saxena ji. Anand Saxena ji, I've seen you. हाँ, yes Thank sir. you, madam. Yes sir, come. Thank you, Sengupta sir, giving me a chance once again इन सबकी सुनो। आज मैं एक्चुअली एक अपने महान नेता इंडिया के, भारतवर्ष के, उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, he was born in Kaist family in Ziradai, the Siwan district of Bihar, on 3rd December 1884. His early education started from Chhapra district school. Then he went to T.K. Ghosh Academy in Patna. He secured first an entrance exam to the University of Calcutta, and he got the scholarship of 30 rupees per month at that time in 1905. It was a very big sum that time. And then he went to Presidency College of Calcutta. Impressed by his intellect, there's a very interesting thing most of you would be knowing. He was so intelligent and so genius. Impressed by his intellect, an examiner wrote on his answer sheet, answer book, the examinee is better than the examiner. That is about Rajendra Prasad. He was so genius in his answer book. Even after out of 100 of 100, he wrote this sentence. That's a very remarkable. और I don't think कि आज तक किसी की भी आंसर शीट में किसी ने भी एग्जामिनर ने ऐसा लिखा हो. After doing his MA in economics, he became professor in English in Langat Singh College of Muzaffarpur in Bihar. But after some time,
he left the job of professorship and undertook the legal studies from Ripon College, Calcutta. Now it is known as Surendranath Law College. He passed the master's degree in law and won the gold medal. After completing his doctorate degree in law, he joined High Court of Bihar and Odisha. He had a major role in independence movement. He joined Indian National Congress in 1911. And in 1916, he met Mahatma Gandhi at Lucknow session for the first time. And on invitation by Mahatma Gandhi, he went to Champaran, and then he left his lucrative career of lawyer. He joined non-cooperation movement and he was jailed for that also in 1934. An earthquake occurred in 1934 and he was in jail, but through his very close associate Anurag Narayan Sinha, he sent the relief to the persons who got affected with this earthquake. In 1934 to 39, he became the president of Indian National Congress for the first time. Then again, second time, he became the president of Indian National Congress when Netaji Subhash Chandra Bose resigned from the Indian National Congress in 1939. So for 5 years he was there. Then again, third time, he became president of the Indian National Congress when J.B. Kriplani submitted his resignation. As per Constitution of India, Dr. Rajendra Prasad independently he took off from the politics and the expected role of the President of India. But in 1962, after serving for 12 years as President of India, he announced his decision to retire from the active politics, and after relinquishing office of the President of India on 14 May 1962, his wife expired in 1962, 9 September, just 1 month before the China invasion. He was subsequently honored with Bharat Ratna, the nation's highest civilian award, and he died on 28 February 1963 at the age of 70 years. Two things very good I want to tell you. On 25th January 1950, a day before the first Republic Day of India, his sister died on 25th of January. But he arranged his cremation only after returning from the prayer ground. There used to be prayed there. After attending the prayer as President of India, he arranged for the cremation of his sister. Secondly, एक बहुत अच्छी चीज है. First time he started, there is a Mughal garden in Rashtrapati Bhavan. It was not for the public, but Dr. Rajendra Prasad started that for public for 1 month in the month of January somewhere. The public can go and visit the Mughal garden. I also visited when I was in Delhi. It contains lot of flowers, lot of roses of every color even. It's a beautiful garden. So 1 month it is open to the public. That was started by Dr. Rajendra Prasad only. And in short, he was an Indian activist, lawyer, scholar, and the first and only president of India who remained in the office of the president continuously for 12 years, from 1950 to 1962. That was the spirit that time. Okay, thank you, madam. Thank you, Saxena sir. Very well brought out about Rajendra Prasad ji. He was a president. Everyone knows about him. Generally, whatever. You have brought out so many things which many of us may not be knowing, like a soft side to his nature. He was very kind-hearted, and he took care of that for his cremation of his sister. He took care of all those things. So you have brought out the other side of Dr. Rajendra Prasad. Thank you, sir, so much. Very nicely said. Now I call the next participant, Sandhya Ahuja ma'am. Sandhya ji, Yes. yes. Yeah. Yes. Good evening, sir. Good evening, friends. मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैम? Yes, yes. Good evening, friends. Friends, पिछले 15 दिनों में हमारे परिवार को कोरोना का वीजा मिला और अब हमारे जीवन के पासपोर्ट में कोरोना रिटर्न का स्टैंप भी लग गया. खैर, अब सब कुछ ठीक है. दोस्तों, फरवरी 2022 का
महीना वैलेंटाइन मंथ शुरू हो गया है और आप सभी को इन एडवांस वैलेंटाइन दिन की शुभकामनाएं। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, मुझे याद है हमारे स्कूल में एक बार एक प्रतिस्पर्धा रखी गई। शीर्षक था हम सुखी हैं या हमारे पूर्वज। तब मेरी सहेली को इनाम मिला और उसने यह तकरार की थी कि हम सुखी हैं क्योंकि हम आजाद भारत के वासी हैं। हमारे पूर्वज ब्रिटिशर्स के गुलाम थे और आजादी से बढ़कर कोई सुख नहीं। इतना सारा भंडार है कि जिसकी कल्पना भी हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं की होगी। पर हम अपने मन से पूछें कि क्या हम ज्यादा खुश और सुखी हैं? हम हमेशा शिकायतों का पिटारा लेकर रोते रहते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, परंतु उसका ढिंडोरा भी पीटते हैं। जीवन में हमारे साथ जितना भी गलत हुआ उसकी पूरी लिस्ट हमें मुंह जबानी याद है, पर क्या जो अच्छा हुआ उसकी लिस्ट हमें याद है? नहीं। हकीकत में सुख, उदासी, खुशी, बेचैनी, ये सब जिंदगी जीने के रॉ मटेरियल हैं। हमारी चॉइस है कि हम क्या खरीद कर अपने जीवन को सजाएं। प्रकृति हमें हर दिन नया देती है और हम हर रोज एक दिन और पुराने होते जाते हैं। जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है हम ज्यादा दुखी होते जाते हैं क्योंकि हम जिंदगी टुकड़ों में जीते हैं। मोबाइल में सेव हुए नंबर्स, फॉरवर्ड किए हुए मैसेजेस, उनमें जीते हैं। जीवन की बोरियत को छुपाने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर अपना स्टेटस बदलते रहते हैं। जीवन में जो नहीं करना चाहते कभी कभी हम वो भी कर गुजरते हैं। जाने अनजाने हम एक प्रतिस्पर्धा में घुस गए हैं। इसलिए जीवन में कंपटीशन होने की बजाय हमारा जीवन खुद एक कंपटीशन बन गया है। हम बाहरी दुनिया में खुशियां ढूंढ रहे हैं जबकि खुशियां तो हमारे भीतर ही हैं। हम भीड़ में भी अकेले हैं, स्वार्थी बन गए हैं, जिसके कारण रिश्तों में दरारें आ गई हैं और इसकी वजह से बिल्डर्स की कमाई बढ़ गई है। दोस्तों जानते हैं इन सब का इलाज है संतुष्टि। अगर हम जीवन में संतुलन बना लें, संतोष को अपना लें, तो जीवन बहुत 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 सुंदर बन जाएगा। अपने एमआरएल के लास्ट सेशन में अमृता मैम ने हमें ऐसी ही जानकारी दी थी ना। When you move your focus from competition to contribution, life becomes a celebration. Never try to defeat people, just try to win their hearts. अंत में कुछ पंक्तियां शेयर करना चाहूंगी। काश जिंदगी एक किताब होती, काश जिंदगी सचमुच एक किताब होती, पढ़ सकती कि आगे क्या होगा, क्या पाऊंगी मैं और दिल क्या खोएगा, कब थोड़ी खुशी मिलेगी और कब दिल रोएगा। काश जिंदगी सचमुच एक किताब होती, फाड़ सकती मैं उन लम्हों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, फाड़ सकती मैं उन लम्हों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, जोड़ती कुछ पन्नों को जिनकी यादों ने मुझे हंसाया है। हिसाब तो लगा पाती कि कितना खोया और कितना पाया है, हिसाब तो लगा पाती कि कितना खोया और कितना पाया है। काश जिंदगी सचमुच एक किताब होती, वक्त से आंखें चुराकर पीछे चली जाती, वक्त से आंखें चुराकर पीछे चली जाती, टूटे हुए सपनों को फिर से अरमानों से सजाती, कुछ पल के लिए मैं भी मुस्कुराती। काश जिंदगी सचमुच एक किताब होती। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू संध्या जी, बहुत बढ़िया। वो लास्ट की जो पंक्तियां थी आपकी, आपने आपके जो 4 मिनट जो मिले आपको, उसमें आपने पूरा लाइफ के वैल्यूज वो सब आपने निकाली है कि कैसे सेल्फिशनेस एंड कॉम्पिटिशन्स कि एक योर फ्रेंड इज देयर, उसने 4 अच्छा किया लेकिन एक किया उसने आपके साथ बुरा, तो वो बुरा याद रहता है बिकॉज आवर ब्रेन इज ट्रेन लाइक दैट। तो इट इज ऑन अस टू चेंज ऑल दैट। कंपटीशन भी कहा आपने, अरे उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, वैसे सब। तो बहुत बढ़िया से कहा आपने
संध्या जी, very nice, बहुत अच्छा. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. The next participant I call is JL चौधरी जी. चौधरी जी तो थे. हाँ जी, नमस्कार. जी सर, आइए. मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू. मित्रों, मैंने प्रयास किया है कुछ लाइनों को लिखने का, और ये लाइनें मैंने वर्ष 2021 के 17 अगस्त को लिखी थी. 17 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है, तो उसी दिन मैंने लिखी थी, और इसका शीर्षक मैंने दिया था शौके जिंदगी बनाम गमे जिंदगी. आधे आ रहे हो. शौके जिंदगी बनाम गमे जिंदगी. तो लिखा है मैंने कि शौक कोई भी करना किसी इंसान के लिए कोई गुनाह नहीं है. शौक कोई भी करना किसी इंसान के लिए कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते इंसान शौक में बाहोश रहे, बेहोश ना हो, मदहोश ना हो, एहसान फरामोश ना हो. बशर्ते शौक अपनी सेहत, हैसियत और खानदानी रवायतों के मुताबिक हो. रवायत कहते हैं ट्रेडिशंस को. बशर्ते शौक अपनी सेहत, हैसियत, खानदानी रवायत के मुताबिक हो. बशर्ते आपका शौक आसपास किसी के लिए तकलीफ का मंजर न बने. शौक के लिए बेहद जरूरी है जज्बा, नायाब तालीम हासिल करने की और देने की. शौक के लिए जरूरी है शऊर, हुनर और तहजीब, जो एक माकूल शौकीन इंसान के लिए बेहद जरूरी है. हुनर कहते हैं स्किल को, और शऊर कहते हैं एटिकेट्स को, माकूल कहते हैं परफेक्ट को, और तहजीब कहते हैं मैनर्स को. शऊर, हुनर और तहजीब एक माकूल शौकीन इंसान के लिए बेहद जरूरी है. शौक नाचने गाने का हो, लिखने लिखाने का हो, पढ़ने पढ़ाने का हो, खाने खिलाने का हो, बागवानी का हो, रसोई में बनाने का हो, किसी का भी हो, सब जायज है अगर नियत पाक और साफ है, दिलो दिमाग में हैवानियत ना हो. ऐसे शौक पालने से अगर जो हम खुश हैं तो कायनात खुशगवार है. कायनात खुश है तो एक ऐसा फलसफा जाहिर होता है जहां जाग उठती है रूहानियत. तुम करो पूजा आरती मंदिर में, पढ़ो नमाज मस्जिद में, गुरबानी करो गुरुद्वारे में, पर घर में, पड़ोस में, समाज में, मुल्क में नफरत रखो तो कोई भी शौक बेकार है, नागवार है. आओ मेरे अजीजों, शौक पाले भाईचारे का, शौक पाले इंसान के इंसान से मोहब्बत का. किसके पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, क्यों फिक्र हो हमें. हमें जो मिला है उस पर गरूर नहीं हो, बल्कि शुक्राना करें हम हर किसी का. शुक्राने के फहरिस्त में इस जहां के मालिक उस खुदा, परमात्मा, माता पिता, सब रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, हाकिम, मुलाजिम सभी शामिल हो. मेरे अजीजों, शौक करो, खुश रहो, खुश रखो सबको, मगर गमगीन मत रहो. अगर शौक इंसान को गमजुदा करता है तो गम इंसान को गमगीन करता है. गम बीते हुए कल की नाकामियों का आने वाले कल की फिक्र से होता है. आज का सूरज नई रोशनी लेकर, नई ऊर्जा लेकर, नई शक्ति लेकर आया है, उसका इस्तकबाल करो. इस्तकबाल कहते हैं वेलकम करना. आज का सूरज नई रोशनी, नई ऊर्जा, नई ऊष्मा लेकर आया है, उसका इस्तकबाल करो. उस शक्तिमान खुदा परमात्मा पर भरोसा करो, वो अच्छा ही करता है, अच्छा ही करेगा. नियत पाक साफ रखो, मेहनत मशक्कत करो, मंजिल सामने है, कदम बकदम चलते चलो. न डर हो न खौफ हो, बस हौसले बुलंद रखो. मंजिलें
मंजिलों पर नजर रखो और चलते चलो। या खुदा सबको महफूज रख, सेहतमंद रख, सबका कल्याण हो, मंगल हो। यही है इस नाचीज की एक दुआ, एक अरदास उस परमात्मा के, उस खुदा के दरबार में। सबको मेरा नमस्कार। जवाहरलाल जी, बहुत 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 बढ़िया से कहा आपने। शौक के लिए, शौक, डिजायर्स, वांट्स, विशेस, एवरी इंडिविजुअल हैज दिस, हर एक इंसान में होता है ये, बट देन डिपेंड्स ऑन हाउ सर्कमस्टांसेस, कि क्या कैसे, आपने कहा बैड वंस, गुड वंस, दैट इज अ थिंग वी हैव टू सी। मैं एक छोटा सा बताती हूँ। एक हमारे ऑफिस में, जस्ट 2 मिनट्स, इन आवर ऑफिस देयर वाज अ ट्रेड्समैन, बिकॉज ऑफ शौक के बारे में इसलिए मैं बता रही हूँ। तो उसका एक 16-year-old बॉय था और एक छोटी सी गर्ल थी 8 years old। वो लड़के को चाहिए था फोन, जैसे कि तभी रिसेंटली फोन का बहुत शौक था ना, कि यंग चिल्ड्रन बड़ा फोन, एंड बाइक ऑल्सो, दोनों साथ में। कहाँ से लाएगा वो पुअर फादर, ट्रेड्समैन रहा वो, ओनली अर्निंग मेंबर। तो गुस्से में लड़के ने पापा के ऊपर हाथ डाल दिया, ऐसे ऐसी जगह लग गई, इंटेंशन नहीं था, बट ही फेल डाउन, he couldn't breathe, so he was found dead। तो लड़के ने क्या किया, उसको हैंग कर दिया, and he wrote a suicide note over there like that। See, शौक क्या था, बाइक की थी और एक फोन की थी, 3G फोन चाहिए था तब की। तो ऐसा है, the girl saw actually what has happened and she told the mother afterwards। तो ये शौक है ना जो है, ये बहुत ही डेंजरस है, एज यू सेड। अच्छी शौकें भी है, यू हैव टू सी हाउ यू कैन अडैप्ट दैट शौक, है ना। इसीलिए कहा कि शौक में बेहोश ना हो, बेहोश ना हो। राइट राइट, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइसली सेड सर। नाउ आई कॉल द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, नवीन दुग्गल जी, आइए सर। Am I audible? यू आर। सब Yes, तालियां sir. बजाओ, शौक में मत रहो, मनाओ, गाते रहो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर वहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो मैं सिर्फ स्टार्ट करता हूँ स्माइल से, कि वैसे 10 रीजन है स्माइल के, कई रीजन है। जब छोटे होते हैं तो जब बच्चा हंसता है, जिंदगी में आते हैं तो सब हंसते हैं, देखो कितना अच्छा हंस रहा है। जब हम चले जाते हैं तो बच्चे, वो जो चले जाता है वो शांत रहता है और बाकी लोग रोते हैं। तो ये हंसना रोना तो हमारी जिंदगी का सफर है। ये कैसा सफर है हम जानते नहीं। तो व्हाट आर द रीजंस टू स्माइल? इट मेक्स यू अट्रैक्टिव एंड प्लेजेंट, इट चेंजेस योर मूड, इट इज कंटेजियस। जब आप हंसते रहोगे तो आपको भी हंसना होगा, लेकिन एक जना रो रहा है तो सब नहीं रोएंगे इतनी आसानी से, कहेंगे भाई क्या बात है, क्या मजा आ गया। रसगुल्ले खाओ तो मजा आता है, मिर्ची खाओ तो बोलते हाय मिर्ची लगी। इट रिलीज योर स्ट्रेस टू ए सर्टेन लेवल। यस, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं, जब हम स्माइल करते हैं उससे हमारे मसल्स ऐड होते हैं 300। जब गुस्से में आते हैं तो 300 दुखी होते हैं, तो मसल्स ढीले हो जाते हैं। जब हंसते हैं तो 6-7 जवानी आ जाती है। इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। ये कभी सोचा कि नहीं, तीन इडियट में भी वो प्रोफेसर जब बोलता है तो जब उसको गुस्सा आता है तो हंसने लगता है, बहुत खूब है डॉक्टर बनने लगे रहो मुन्ना भाई में भी। तो ऐसे इट लोअर्स योर ब्लड प्रेशर। जब बहुत गुस्सा करता है तो कुछ लोग हंसते हैं पागल में तो हम लाफ्टर थेरेपी आर्टिफिशियल करते हैं, लेकिन अंदर का हंसना और दुनियावी का हंसना वो अलग अलग है। इट रिलीजेस योर एंडोफ्रिन्स, इट लिफ्ट्स द फेस एंड मेक्स योर लुक यंगर। अब देखिए, कुछ दिन पहले मैंने सफेद बाल और वो कहता, अभी हमें स्माइल करता हूँ, स्माइल हम छोटे बच्चे को कहते हैं, अब बुढ़े को कहते हैं अरे तेरे को शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में भी आसानी को पूर्ण रखता है। इट मेक्स यू फील सक्सेसफुल, आई हैव अचीव्ड समथिंग, and that is your smile that counts to help to stay positive and alive। और अब उसके बाद अभी 26 जनवरी के दिन ही हमने कहा वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं सुन के सोच रहा था व्हाट इज वन मंत्रा। माय वन मंत्रा इज नॉट ऑन स्पिरिचुअलिटी, इज द वेलबींग ऑफ वन एंड ऑल। कई बार मैं कहता हूँ सी द वननेस ऑफ ऑल इन वन, ये बड़े हाई फिलोसफी वाले हैं, लेकिन एवरीथिंग व्हाट वी वॉच रीड लिसन ईट ड्रिंक
ये सब इनपुट्स हैं। तो जैसे हमारे पिछले स्पीकर मिसेस आहूजा ने भी कहा कि भाई ज्यादा अपना मीडिया में ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि हमारा फोकस जहाँ फोकस होता है वहीं हमारी अटेंशन जाती है, तो काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन इस उम्र में हमारा टाइम कम नहीं है, अभी भी टाइम काफी है, क्योंकि आपको यह सोचना है कि हमने 130 साल तक जीना है कम से कम, तो हम 100 के करीब पहुंचेंगे। इट इज जस्ट ए फिगर, बट उसके लिए हाउ वी कैन कंज्यूम फूड, स्लीप हैबिट्स, एटीट्यूड वगैरह वगैरह, हम पूरा सब ट्रांसफॉर्मेशन एमआरएल ग्रुप के द्वारा और कई लेक्चर सुनते आए हैं। लेकिन हाई टाइम है कि हमें ये प्रैक्टिस करना है और हमें खुद को लाना है। So each person we meet is carrying an energy field which has a spectrum of vibrations. The spectrum of vibration may be positive or negative. जब हम किसी अच्छे खुश मिजाज कुछ अच्छे महात्मा या संत को मिलते हैं तो हमें खुशी हो जाती है। जब हम टीवी में कोई बहुत अच्छा डांस पुराने गाने सुने या आज का लेटेस्ट गाना सुने तो हमें खुशी हो जाती है। अरे बच्चा बोलता अरे मजा आ गया, यू आर विद द टीवी। इट इज द फीलिंग, दैट हैप्पीनेस, the inner happiness of your soul, the atma, and the outer appearance of the smile makes the big day. तो उससे आगे कहता हूँ कि जब हम फोकस करेंगे वो उसने ऐसा कहा वैसा कहा तो हम भी उनके जैसे बनेंगे, बिकॉज ये जो आंखें देखने की उससे ना रिफ्लेक्शन है। जो सांस ले रहे हैं वो सांस अंदर बाहर कितना लेते हैं एक दिन में, कम से कम 10,000 सांस लेते हैं। खाना कितना खाते पर डे, 2 किलो खाते कम से कम, एक साल में कुछ 8-10 टन खा जाते हैं। ऐसा ही करते करते 800 किलो सब कुछ खा लिए, शरीर में आता है और जाता है, आता है और जाता है, इनपुट आउटपुट, बट नो माइंड को जो नरिश करना है वो हमारी है ब्रेथ और हमारी अंदर की खुशी, द पीस ऑफ माइंड विद लव, विद साइलेंस, विद मेडिटेशन, विद व्हाटएवर रिचुअल यू डू, यू कंटिन्यू। बट सबसे ज्यादा इस शरीर को ये दिल नहीं मानता है, लेकिन मन को और ये शरीर को हिलाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसलिए व्हेन आई लव माई सेल्फ, ये किसी की कविता थी जो किताब है कैरन मैकमिलन ने, उसने कहा जब मैंने ये किया मुझे एटीट्यूड मिला, कभी मुझे लगा सेल्फ कंट्रोल मिला, कभी मुझे लगा खुशी मिली। व्हाई नॉट से आई लव माई सेल्फ, आई मैनेज माई सेल्फ, आई नो दाई सेल्फ। इससे साथ ये जितने भी हमने सारों को जो मैं बोलता रहता हूँ, कोई सोचते हैं व्हाई आर यू लुकिंग आफ्टर टू मच नॉलेज, मैंने कहा मुझे आई डोंट नो। जो संत महात्मा या जो पहुंचे होते हैं, they those who know too much don't know anything and they don't know would like to know something। तो ये बैलेंस का मन की स्थिति का हाल है। जैसे आपकी एनर्जी है, जैसे आपको ठीक लगता है उसको आप राइट डाउन करें और एक एक्शन प्लान रखें ताकि आपकी दिनचर्या ठीक रहे। लेकिन उससे ज्यादा हम ना एकदम हो जाते हैं, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा वो। तो वो जो है वंदे मातरम इज आई कैन डू इट, आई कैन मेक इट हैपन। जय भारत, नमस्ते। बहुत बढ़िया नवीन दुग्गल जी, आपने मेन चीजें यहाँ पे स्ट्रेस की, स्माइल, हैप्पीनेस, लव। ऑफ कोर्स स्माइल जैसे आपने कहा कि 32 muscles, 300 plus muscles it takes to frown and only 17 to smile. तो smiling is easier than frowning or getting angry. वो तो आपने सही कहा। and you should always smile, it enhances your beauty, you look nice. some people don't smile, when we look at them हमको लगता है कि vibes नहीं होते हमारे उनके साथ, though we don't know that person. so when you smile naturally वो aura ही बन जाता है कि आपको अच्छे लगने लगते हैं वो लोग, जैसे आपने कहा। and you also said that you should love yourself, that is correct. when you love yourself only we will be able to love others. ऐसा saying है कि अपने आप को पहले प्यार करो तो आप औरों को भी प्यार कर सकते हो। बहुत अच्छे से कहा नवीन जी। अभी आई एम कॉलिंग अपॉन आवर वेरी डियर समता मैम। हाँ, शी इज देयर। यस थैंक यू वेरी मच। मैम, गुड इवनिंग। यस, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है रत्ना? जी जी आ रही है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी नवीन सर ने बोल रहे थे कि कब क्या होगा किसने जाना। मेरे साथ वैसे हुआ था, अच्छी तरह 4 मिनट का अच्छी तरह प्रैक्टिस करके टैबलेट में लिखा था मैंने, वो सब सॉफ्टवेयर की वजह से पूरा गायब हो गया। तो मेरे से जब क्या पढ़ूं समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर भी मेरे से ठीक है अपना एमआरएल फैमिली में कुछ तो बात करती हूँ, जितना याद है उतना करते होंगे और क्या। इसलिए मैं आ रही हूँ। आधा मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो माफ कर दीजिएगा, बिकॉज आई एम डायरेक्टली टॉकिंग, आई एम नॉट रीडिंग फॉर एनीथिंग। ओके, एंड तो let me start my topic.
scientists sometimes they discover something which is entirely different from the experiment they are doing. Okay, these are called accidental discoveries. And today my topic is accidental discoveries. So first of all, I want to discuss about X-ray machine. Scientist was doing an experiment, and there was a chemically coated screen was lying there. Okay, then suddenly he observed a mysterious glow coming from the screen. So he was confused, and he realized that this particular phenomena is because of the rays created from his original experiment. So he has put his hand in front of the glow. Then, to his surprise, the rays passed through the skin, penetrated to the hand, and the bone structure is visible on the screen. So he has named those rays as X-rays, and the X-ray machine accidental discovery ho gaya tha. Okay, now I will discuss about pacemaker. An engineering professor from Buffalo University, he wanted to design a particular equipment so that he can record the sound of heartbeat. Okay, he started making that equipment, and he has done some wrong connections, some wrong transistor he has used. So after the device is done, when he started the device, it has not recorded the heartbeat sound of heartbeat, but it has given electric pulses similar to the heartbeat. So he has shown that particular device to surgeon at the Buffalo Hospital, and the surgeon and this person worked on this particular device, and they have experimentally installed this device in a dog and successfully installed this particular pacemaker, this device, in the body of a human being in the year 1960. And now pacemaker, very common. Okay. Now the third thing I want to discuss is Pap smear test. Pap smear test is originally done to observe the cellular changes in the body of a woman during menstruation. Okay, but suddenly the doctor has observed the malignant cells under the microscope, the malignant cells of a woman. That was a sudden thing. But that's a Pap smear test is done for the this detection of the uterine cancer. Okay, now I will move on to our kitchen items. Microwave. Scientist was doing some experiment. Then suddenly he realized that the candy bar kept in his pocket started melting. Then he realized that the microwaves coming from the experiment are causing this particular melting of the candy bar. बस थोड़ा सा और रिसर्च किया, माइक्रोवेव बन गया हमारे लिए, लेडीज के लिए, मोस्टली लेडीज के लिए. एंड द अदर थिंग इज, आपने कभी सोचा है क्या मैच बॉक्स भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो सकता है? नहीं सोचा है ना? है, मैच बॉक्स का एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ था. एक बार एक केमिस्ट ने क्या किया था, एक रॉड को ऐसा रब कर रहा था, जस्ट स्क्रैपिंग द रॉड, एंड द एंड ऑफ दैट रॉड में एंटीमनी सल्फाइड एंड सल्फर एंड पोटेशियम क्लोरेट का मिक्स था. वो रबिंग कर रहा था. सडनली इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स. ही वाज टेरिफाइड. बट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और करने के बाद मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक्स का इन्वेंशन हो गया है. और नेक्स्ट आई वांट टू टेल अबाउट ए वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, आर्टिफिशियल स्वीटनर सैक्रिन. ये स्टोरी ये है कि वन ए केमिस्ट forgot to wash his hands before lunch. He started eating. That was sweet taste. He started eating another thing. That also sweet in taste. Another thing. That also sweet in taste. He was confused. क्या हो गया? सब sweet क्यों लग रहा है? He ran to the laboratory and found that sulfogamic acid and with the combination of phosphorus chloride is giving that particular taste. हो गया आर्टिफिशियल स्वीटनर का डिस्कवरी. नाउ आई विल कम टू very very interesting story. Okay, I was enjoying while reading this story, and I am sure you all will enjoy while listening to this story. Okay, this particular discovery, accidental discovery, is not by an adult, not by a man, not by a woman, but by a 11-year-old boy. ठीक है, 11 साल का बच्चा. वो 11 साल का बच्चा एक बार सोडा ड्रिंक पीने को दिल किया था उसको.
डिश में सोडा का पाउडर लिया, पानी डाला और स्टरर के साथ स्टर कर दिया अच्छी तरह, पानी पी लिया। फिर उस पानी को थोड़ा पानी बच गया था, he kept it in the refrigerator to have it for the next day. Okay, next day फिर रेफ्रिजरेटर खोला था उसने, तो क्या देखा उसने, वो ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ आइस पॉप अराउंड द स्टरर he has seen. He licked, उसने जीभ से लिकिंग किया था, that was delicious. And उसने जूस लिया था अंदर, that was tastier. So हो गया लॉलीपॉप और आइस पॉप्स का उद्घाटन हो गया। अच्छा एक बात बताइए, बच्चे ही क्या बड़े भी एंजॉय करते हैं ना आइस पॉप्स लेना, है ना? Not just kids, बड़े also they will enjoy. Now I will tell another story. This particular discovery is not by a famous person or by a scientist, by a very 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 ordinary man. वो बेचारा बहुत पैसा लिया था किसी के साथ, बहुत लोगों से, वो सोच रहा था कैसा इसका किया जाए, कैसा ये माने हाउ टू पे ऑफ द डेट्स एंड ऑल। सो जनरली आप देख लीजिएगा, हम जब सोचते हैं तो कुछ ना कुछ घुमाते रहते हैं, कुछ ना कुछ घुमाते रहते हैं। पेन होगा तो पेन, हाथ ऐसे कुछ करते हैं। उसका हाथ में साथ में एक छोटा सा वायर पड़ा था, वो घुमा रहा था, सोच रहा था, घुमा रहा था, सोच रहा था, घुमा रहा था। सोच से जब बाहर आके देखा तो सेफ्टी पिन बन गया, और थोड़ा सा रिपेयर करके उसको सेफ्टी पिन बन गया। He patented that safety pin and he became a very rich man. ऐसा एक्सीडेंटल डिस्कवरी से बहुत सारा है। एनेस्थीसिया, पेनिसिलिन, क्विनाइन, इंसुलिन, कॉर्नफ्लेक्स और अपना किचन कुकवेयर का नॉन स्टिक कुकवेयर, many other accidental discoveries. And I hope थोड़ा ज्यादा टाइम लिया होगा, very sorry. And thank you very much. Thanks a lot for the patient listening. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, Samta ji. Very, very interesting short stories you have told. And Anand ji was very happy when you were saying chemist, because he is a chemistry person, no? तो बहुत खुश हो रहे थे जब आप experiment दे रहे थे. And major discoveries, accidental, Newton's gravity, law of gravity, fall on his head, Archimedes principle, Eureka. All these three, their stories behind them also very nice. बहुत अच्छा. It's very nice. Yeah. And the next participant I will call is Bharat Bhushan ji. भारत जी। हेलो। हाँ सर, आइए सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, वी कैन हियर यू। ठीक है, धन्यवाद। तो सबकी सुनो आवाज कार्यक्रम के इस मनोरंजक शाम में मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, आपको ध्यान होगा कि हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष के लगभग हो गए। इस बीच हमने भौतिक रूप से बहुत उन्नति की है। साइंस के क्षेत्र में देखें, आर्थिक उन्नति देखें, कैसे भी देखें, अब हम स्पेस में अपने अंतरिक्षयान भेज रहे हैं। हमारे जो युवा वर्ग है वो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेस दुनिया की बेस्ट फोर्सेस में से एक मानी जा रही है। आर्थिक रूप से भी हम समृद्ध हो रहे हैं, हर तरफ खुशहाली है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ मायने में, कुछ क्षेत्रों में हम जो है अभी भी जीरो लेवल पर हैं, पिछड़ रहे हैं, और वही हमारी चिंता का मेन कारण बना हुआ। और वो क्या मापदंड है? वो है ईमानदारी, देशभक्ति और इस तरह की बातें जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए थी। कर्तव्य निष्ठा, जो कि हमारे बीच में से ऐसा लगता है कि वाकई काफूर हो गई हैं, उड़ गई हैं। और इसके लिए हम किसको कहें? दुर्भाग्यवश हमने जो अपनी जिम्मेदारी या हमने विश्वास करके जिनको ये दायित्व सौंपा था कि वो हमें नया मार्गदर्शन देंगे, हमारे देश को नई दिशा देंगे, वो शायद इसमें पूरी तरह खरे नहीं उतरे। आज चारों तरफ अराजकता का जो वातावरण है, ऐसे में एक आशा की किरण नजर आती है, और वो है आज का युवा वर्ग। कि देखिए, समाज में या देश में कहीं भी अगर कोई परिवर्तन या क्रांति लाता है तो वो युवा वर्ग ही ला सकता है। तो मैं आज के युवा वर्ग को कुछ पंक्तियों में एक संदेश देना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान दीजिएगा। युवा वर्ग से एक छोटी सी अपील। कसम तुझे इस देश की, बलिदानी परिवेश की, कसम तुझे इस देश की, बलिदानी परिवेश की। कुछ तो दिल से काम ले, अंतर मन से काम ले,
कुछ तो दिल से काम ले, अब अंतर मन से काम ले। विश्व गुरु था जो भारत, विश्व गुरु था जो भारत, अब अपने ही घर में फेल है, अपने ही घर में फेल है। बेटों ने माँ को पहना दी, देखो विष बुझी नकेल है, विष बुझी नकेल है। तड़प रही माँ भारती, सहमी डरती सी पुकारती, बेटे अब खुद को थाम ले, कुछ तो दिल से काम ले, अंतर मन से काम ले। तूने संप्रदाय से बांधी, तूने संप्रदाय से बांधी डोर देश के भाग्य की, जातिवाद से लिख डाली अब नई कथा दुर्भाग्य की, जातिवाद से लिख डाली अब नई कथा दुर्भाग्य की। ऊंच नीच तो अभिशाप गए, जाने किस जन्मों का शाप है, अब मत तू इसका नाम ले, कुछ तो दिल से काम ले, अब अंतर मन से काम ले। कोतवाल का कान मरोड़ता, कोतवाल का कान मरोड़ता, यहाँ चोर निराली शान से, सत्य अहिंसा आतंकित है हिंसा के गुण गान से, हिंसा के गुण गान से। गूंगी व्यवस्था तोड़ दे, सब नातेदारी छोड़ दे, सच का दामन थाम ले, कुछ तो दिल से काम ले, अब अपने मन से काम ले। खूब लड़ी मर्दानी हमने, खूब लड़ी मर्दानी हमने, गाया कितने अरमान से, पैसों की खातिर गोरी अब हर अंग दिखाए शान से, पैसों की खातिर गोरी अब अंग दिखाए शान से। उठ जा अब इसका उपचार कर, खुलकर तीव्र प्रहार कर, उठ जा अब इसका उपचार कर, खुलकर तीव्र प्रहार कर, पल भर न तनिक विराम ले, कुछ तो दिल से काम ले, अब अंतर मन से काम ले। इसी दुर्गति की खातिर क्या हमने सीने पर गोली खाई थी, इसी दुर्गति की खातिर क्या हमने सीने पर गोली खाई थी, इसीलिए क्या मस्त जवानी होली की तरह जलाई थी। होकर गंभीर सोच विचार कर, होकर गंभीर सोच विचार कर, हम पर कुछ उपकार कर, मत इज्जत पर दाग ले, मत इज्जत पर दाग ले, कुछ तो दिल से काम ले, अब अंतर मन से काम ले। कसम तुझे इस देश की, बलिदानी परिवेश की, कुछ तो दिल से काम ले, अब अंतर मन से काम ले, अब अपने मन से काम ले, अब अंतर मन से काम ले। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. अंतर मन से काम ले, correct it is. अपने मन से काम ले, that is the most important thing actually in this life. Technology तो हमारा बढ़ चुका है, financially we are better off, but in personal values we are always behind. So you're telling the youth, not only the youth, every individual also should have their personal values, conscious से काम करना चाहिए. Intelligence is there, everyone is intelligent, but how to emotionally also accept those things, that we should learn. Thank you, sir, so much for your nice words. Thank you, madam. Thank you. Yeah, and now the last person, N.K. Agarwal ji. आइए sir. Thank you very much, Ratna ma'am. Yes, sir. First of all, I like to thank MRL and Dr. Sengupta for giving me this platform to talk to you. Now, I take you to the Battle of Mahabharata. Now, as you know,
Am I audible? Thank you. So as is known, Mahabharata war was fought where uncounted deaths or destruction took place. Now it is believed that one person who could have prevented the Mahabharata war was Lord Krishna. But surprisingly, instead of being capable of doing so, Lord Krishna probably ensured that the war battle takes place. The war resulted into unprecedented destruction, loss of thousands of lives, women losing their husbands and children, children losing their fathers, and may have had spine-chilling episodes. But it happened because it had several life lessons to give to the future generations. Mind it, he had in mind to give lessons to the future generations. And what were these lessons? The 7 lessons we can all learn from Mahabharata. 1, a revengeful instinct can only lead to one's doom. Mahabharata may revolve around the war of duty, but we cannot escape the fact that the major destruction behind the destruction of all was revenge. The Kauravas lost everything to their blinded desire to ruin the Pandavas. The war did not even spare the children, including Draupadi's 5 sons and Abhimanyu. Next, stand by what is right, even fight for it. Arjun was initially hesitant to wage war against his kin, but Krishna reminded him that one has to stand by dharma, that is duty, even if it meant going against one's own family. Therefore, Arjuna had to fulfill his responsibility as a great warrior of dharma. Next, the eternal bond of friendship. The friendship between Krishna and Arjun is something all of us look up to it. It is perhaps because of Krishna's unconditional support and motivation that the Pandavas managed to survive the war. None of us can forget the epic dice scene where it was Krishna who came to Draupadi's rescue while her husbands gambled her away to disgrace. The friendship between Karna and Duryodhan, on the other hand, is no less inspiring. Half knowledge can be dangerous. Arjun's son Abhimanyu teaches us how half knowledge can have an adverse impact. While Abhimanyu knew how to enter the Chakravyuh, he did not know the way out. Next one, don't be swayed by greed. What did Yudhishthir win out of greed? On the contrary, he lost everything he possessed, from the kingdom to his wealth, and to gamble away a woman in the pursuit of hubris. How can one possibly justify that? Next one, we cannot give up life despite all hurdles. Who can be a better example for this than Karna? Right from his birth, the Sutputra battled his way through life, fighting discrimination and disgrace at every stage. He almost became puppet in the hands of fate, but no obstacle could ever deter him from pursuing his goal. And his devotion towards his mother knew no bounds, to the extent that he even gave his Kavach Kundalam, his life-saving power, on her demand. And last one, it's for ladies to pay attention. Being a woman does not make you a lesser individual. Yes, Draupadi was maneuvered into taking 5 husbands. She was humiliated by the Kauravas for the fault of her own husband. She was violated, but she was bold enough to take a stand. She ensured she got justice by vowing to wash her hair with the blood of Duryodhana and Dushashan, perhaps another reason that led to the war. A woman like Draupadi will not be passive. She will be fiery. She will fight for herself. And that's precisely what Krishna wanted us to learn from the war. Thank you very much. Thank you, Agarwal sir. You have brought out the 7 lessons of Mahabharata in those 4 minutes that you had. But महाभारत के बारे में तो आप सब सारे stalwarts and experts हैं. Very nicely brought out, sir. I have nothing to say on this, but it was very nicely said. Thank you so much. Thank you so much. We have come to the end of the first program of the February, Sabki Suno. Now we will meet next Tuesday. And I think we have another program in between.
that we will get the intimations. But February also has started on a very good note. We had such good subjects today and very nicely spoken by each and everyone. Thank you so much. And thank you, Dr. Sengupta sir, for giving me this chance for this Sabki Suno program. Thank you, everyone. Good evening. Thank you, Ratna ji. Well done. Thank Well, you. very good.